नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हमारे और आपके पुरखे भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए जब कौरवों के दरबार में जाते हैं तो बात तो राजपाट की थी, आधे आधे की थी, पर आखिरी में 5 गांव के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कृष्ण के इस उपक्रम को कहा गया कूटनीति। क्या है ये कूटनीति? अंग्रेजी में इसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। माना जाता है कि दुनिया के बड़े से बड़े विवाद कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए सुलझ सकते हैं, और ये कूटनीति है जिसके जरिए बड़े से बड़े विवादों के दौरान सामरिक सहयोग, आपसी दोस्ती, साझेदारों को तैयार करने का जतन होता है। इसीलिए महाभारत पर फिर लौटता हूं, वहां पर युद्ध पर्व के पहले उद्योग पर्व होता है। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में भी बतिया लें। एक अमेरिकी सांसद रहे हैं जॉन डिनगेल, एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, वॉर इज फेल्योर ऑफ डिप्लोमेसी। आप सोच रहे होंगे कि ये भैया लल्लन टॉप आज शुरू में ही डिप्लोमेसी पर इतना काहे बतिया रहे हैं। एक और सुन लीजिए कोट इसी बात पर, हेनरी किसिंजर का है। कहते हैं डिप्लोमेसी द आर्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग पावर, यानी शक्तियों को नियंत्रण में, संतुलन में और संयम में रखने की कला है। डिप्लोमेसी पर हम आज इतना इसलिए बतिया रहे हैं क्योंकि अगले 2 दिन भारत की कूटनीति के लिहाज से अहम होने वाले हैं। क्यों ये 2 दिन महत्वपूर्ण है भारत के लिए? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए हैं। जापान किस लिए गए हैं? क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए। अब ये क्वाड क्या चीज़ है? QUAD, ये हमारे और आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम और आप देश के राजनयिक मामलों में, देश के विदेशी मामलों में, देश के सामरिक हित के मामलों में दिलचस्पी लेंगे, तभी देश मजबूत होगा। ये क्वाड क्या है विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री की अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों से जो सीधी बातचीत होनी है या हो रही है, उसका क्या लबोलुआब निकलेगा। बड़ी खबर में आज इन सारे सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, पर शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। एक नाम लेकर के बोलती हूँ क्योंकि आज पेपर में न्यूज आई है कि कोई गौरव सिंह करके सीनियर DRM थे, उन्होंने किसी के महिला के साथ, सहकर्मी के साथ ये लोभ दे करके कि हम तुम्हारी अनुकंपा नियुक्ति करवा देंगे, हम तुम्हारा सर्विस लगवा देंगे, और उनका शोषण किया। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर किसी ने लोभ दिया है, लालच दिया है, और लोभ और लालच में आकर के आपने खुद को उसको समर्पित कर दिया, उन्होंने 1 साल 1.5 साल हो गया, और फिर आप उसकी शिकायत करोगे, मुझे लगता है वो गलत है। पुरुष होने का दंड किसी को नहीं मिलना चाहिए। बीते दिनों भोपाल में एक महिला रेलकर्मी ने ADRM पर रेप का इल्जाम लगाया था। महिला का इल्जाम था कि अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के नाम पर ADRM ने शोषण किया। नौकरी लगने के बाद भी लगातार दुष्कर्म करता रहा। आपने जो वीडियो देखा वो 21 मई का है। मंच पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन के कार्यक्रम को संबोधित करती दिख रही हैं। इस दौरान वो कहती हैं कि गौरव सिंह यानी ADRM ने अपने सहकर्मी को लालच देकर उनका शोषण किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस महिला की भी गलती है। 1-1.5 साल बाद आप शिकायत कर रहे हो, ये गलत है। पुरुष होने का दंड किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये पहली बार नहीं जब अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को ही गलत बता दिया गया हो। उनके साथ खड़े होने के बजाय उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, और ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते महिलाएं अपने साथ होने वाले शोषण की शिकायत से डरती हैं, खुलकर विरोध से डरती हैं। ये उनका वक्तव्य है जो हमारे और आपके लिए कानून बनाती हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं। सांसदों और विधायकों का काम क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है? विधान बनाना, जनता की समस्याओं को समझना, सिस्टम को समझना, और कैसे ये बेहतर हो इसके लिए कानून बनाना। कानून बने, और उसी में से एक है कि यौन शोषण की शिकायत बाद में भी की जा सकती है। इससे अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, लेकिन लॉ मेकर वही इस पर सवाल उठा रही हैं। बाकी मामले की जांच चल रही है, तो जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान हैं कि खत्म ही नहीं होते। दिन के वीडियो के बाद अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर शुरू हुए वार पलटवार से। राहुल एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक की ओर से आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन में हैं। 21 मई को उन्होंने इस कार्यक्रम में बीजेपी और संघ पर
ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए हमला बोला। कहा था कि बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है। सुनिए। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian Foreign Service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. राहुल गांधी ये भी बोले थे कि बीजेपी और संघ भारत को एक भूगोल की तरह देखते हैं, जबकि कांग्रेस के लिए भारत लोगों से बनता है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को हताश और कुंठित बताया और बयान को देश विरोधी, जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के बयान को बेवकूफ़ी भरा बताते हुए कहा कि देश में कोई सुनने वाला नहीं तो विदेश जाकर इस तरह के बयान देते हैं। संवेदनशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें, देश को फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी किससे गढ़ करके बदनाम करने वाली बातें तो कभी नहीं कर सकता। ये तो सामान्य से अगर किसी की देश के प्रति प्रतिबद्धता है तो वो कभी ये सब नहीं करेगा। ये जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, अब देश में सुनने वाला कोई है नहीं तो विदेश में जाकर के अंड बंड फेक फैब्रिकेटेड किससे कहानियाँ गढ़ रहे हैं। सम्मेलन में बातचीत के दौरान राहुल ने विदेश सेवा के अधिकारियों पर भी टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा कि यूरोप के कई ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें बताया था कि भारतीय विदेश सेवा पूरी तरह से बदल गई है, वे अहंकारी हो गए हैं, कुछ भी नहीं सुनते। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. राहुल की इस टिप्पणी का भी जवाब आया। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी टिप्पणी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, विदेश सेवा बदल गई है। हाँ, वे सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। हाँ, वे दूसरे के तर्कों का काउंटर करते हैं। और नहीं, इसे अहंकार नहीं कहा जाता, इसे आत्मविश्वास कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा कहा जाता है। ये वाद विवाद है, इसमें आगे जो अपडेट होगा आपको बताएंगे। अगली सुर्खी में बात ज्ञानवापी विवाद पर जिला अदालत में हुई सुनवाई की। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला इस आधार पर सुरक्षित रखा गया कि इस विवाद की आगे की सुनवाई प्रक्रिया क्या हो, यानी कोर्ट तय करेगा कि आगे सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी के 7-11 के पर साथ साथ सुनवाई हो। अदालत फैसला 24 मई को दोपहर 2 बजे सुनाएगी। आज वाराणसी की जिला अदालत में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को वाराणसी जिला अदालत को इस मामले में सुनवाई के लिए कहा था, जिसके बाद से ये सुनवाई चल रही है। कौन कर रहा है सुनवाई? जज हैं डॉक्टर अजय कुमार विश्वेसा। आज सुनवाई के दौरान मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी में हुए सर्वे पर सवाल उठाया। इस पक्ष की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई के लिए कहा है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि कमीशन ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की, अदालत उसके ऊपर पहले गौर करे। इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे की सीडी रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के सामने रखने की मांग की गई। साथ ही कथित शिवलिंग की सुरक्षित खुदाई, पैमाइश और सभी बारीकियों का ब्यौरा जुटाने का आदेश देने की भी मांग की गई। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका सीपीसी के आदेश 7 और नियम 11 यानी किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे पक्ष के दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है। यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की याचिका सीधे अदालत में दी जा सकती है। कानून के तहत उस याचिका पर सुनवाई ही नहीं होगी। हालांकि ये किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण से नहीं रोकता। अगर किसी कमीशन की सर्वे रिपोर्ट से विवादित धार्मिक स्थल को लेकर दावेदार पक्ष के दावों की तस्दीक होती है और अदालत उसे मान लेता है, तभी आगे की सुनवाई होगी। इससे पहले इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की व्यवस्था की जाए और जिस जगह विवादित आकृति मिलने का दावा किया जा रहा है वो जगह सील की जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। तीसरी सुर्खी बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया। इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई, पर माना जा रहा है कि यह बैठक इसी हफ्ते 27 मई को हो सकती है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि जातिगत जनगणना को लेकर कई दलों से बात हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर बात की जाए, सहमत के बाद इस पर काम शुरू किया जाए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब तक बचती आ रही बीजेपी ने भी इस पर विचार विमर्श की बात कही। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सर्वदलीय बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी विमर्श कर रही है, जल्द फैसला लेंगे।
पिछले हफ्ते नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था, बिहार और देश में जाति आधारित जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना की मांग काफ़ी समय से चल रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी साथ खड़े नजर आते हैं, जबकि सहयोगी बीजेपी चुप्पी साधे रहती है। अभी तक बिहार विधानसभा में इस जनगणना पर 2 बार प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक से चर्चाओं का बाजार नए सिरे से गर्म है। वैसे बात इसकी भी हो रही है कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। 24 मई से बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होना है और इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी और पूर्व नौकरशाह और मौजूदा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को क्या तीसरी बार राज्यसभा भेजेंगे या नहीं, और अगर नहीं तो कौन से नए नाम होंगे। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 26 दिसंबर 2004 वो तारीख जिसे दुनिया शायद ही भूल पाए। इस तारीख में 2,27,000 दर्ज मौतों का इतिहास है। वो मौतें जिनकी गिनती हो पाई, ना गिने जाने वालों की संख्या का हिसाब कहीं नहीं लगाया जा सका। इंडोनेशिया के सुमात्रा में भूकंप के बाद उठा तूफान सुनामी की शक्ल ले चुका था। साउथ एशिया के 14 देशों ने इसकी मार झेली थी। हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा था। 100 फीट ऊंची लहर क्या होती है, इंसानी आंखों ने सामने से देखा था। तबाही और त्रासदी का ऐसा मंजर जिससे दुनिया व्यथित हो उठी। उस वक्त मदद के तौर पर जो हाथ सबसे आगे थे वो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक यही वो वक्त था जब पहली बार क्वाड यानी द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की कल्पना की गई थी। आज मूर्त रूप में ये इन्हीं 4 देशों का संगठन है। साल 2007 में क्वाड की स्थापना हुई, एक बैठक भी हुई, लेकिन तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया सरकार का झुकाव तब चीन की तरफ भी दिखा, तो प्रासंगिकता क्वाड की कम होती रही और 1 साल बाद ही ये भंग भी हो गया। फिर साल 2017 में 9 साल बाद इसकी फिर से ज़रूरत मालूम पड़ी। दुनिया के मानचित्र पर चीन के बढ़ते दबदबे और कोरोना काल में फिर उपजी परेशानियों के बीच संगठन का महत्व बढ़ा। क्वाड नए अवतार में वापस आया। इसका मकसद फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसके लिए बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना। आसान शब्दों में कहें तो चीन के खिलाफ की गई एक चतुष्कोणीय घेराबंदी है। साउथ चाइना सी में उसकी मनमानी को रोकने का प्रयास भी है। क्योंकि क्वाड सुनने और बोलने में जटिल सा लगता है, इसलिए हमने सोचा कि पहले इसी का तिया पाचा समझ लिया जाए, ताकि खबर समझने में, महत्व समझने में आसानी हो। फिलवक्त इसी क्वाड की बैठक के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान की राजधानी टोक्यो में है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सबकी अगवानी कर रहे हैं। कल क्वाड की बैठक होनी है। सुबह से आप टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंचे उनका जोरदार स्वागत किया गया। चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री वहां रह रहे भारतवासियों से मिले, लोगों को ऑटोग्राफ दिए। कई वीडियो वायरल हुए, देखिए। मेरा नाम मित्सुकी है, मैं योग वाह। 5 मिनट कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जुबान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। मैं यहाँ पे सीख ये कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? यस सर। हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। जापान के एक बच्चे से पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसके बाद शुरू होता है मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला। 40 घंटे के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी को क्वाड समेत कुल 23 बैठकों में हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री ने आज जापान की कई टॉप कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की, जिसमें कार कंपनी सुजुकी के सीईओ ओसामू सुजुकी भी शामिल थे। क्वाड की मीटिंग के अलावा राष्ट्रपति बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज से भी प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल टॉक यानी 1-to-1 बातचीत होनी है। ये बातचीत ऐसे माहौल में होनी जब रूस यूक्रेन संकट का गहरा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। दूसरी तरफ चीन हर वक्त अपने हिसाब से सीमाओं की रूपरेखा तय करने की कोशिश कर रहा है। चीन का क्वाड से विशेष कष्ट रहता है। बैठक से 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चीन के ग्वांगझू शहर में मुलाकात की। उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वांग यी ने कहा भी कि इंडो पैसिफिक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अधिक सतर्कता और चिंता पैदा कर रही है। अमेरिका की
इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है, ये चीन के मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि ये सही मायने में विभाजन पैदा करने, टकराव को भड़काने और शांति को कम करने की रणनीति है। इससे चीन को फर्क नहीं पड़ता। पर आप समझो फर्क नहीं पड़ता तो बयान क्यों दिया? ये एक तरह की खींच थी। और जहां तक खींच के परे बयान की बात है तो कई दफ़ा वो इस संगठन को, क्वाड को, एशियन नाटो भी कहता है। लेकिन नाटो और क्वाड में एक बड़ा फर्क है। नाटो अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों का खालिस सैन्य संगठन है, सैन्य मोर्चा है, जबकि क्वाड में जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर बात होती है। चीन इससे परेशान क्यों है, ये समझने के लिए हमने पूर्व राजनयिक अचल मेहरोत्रा से बात की। सुनिए। देखिए, अपने रिवाइवल के बाद पिछले 5 साल में क्वाड ने एक स्पेसिफिक शेप ली है और इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सब खुल के सामने आ चुके हैं। और वो ऑब्जेक्टिव है चाइना को कंटेन करना। थ्योरेटिकली एक पीसफुल, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन विच इज़ प्रॉस्परस और जहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन भावना इसके पीछे यही है कि चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है। और इसी दिशा में ये क्वाड का जो इंटरेक्शन है, इसका लेवल बढ़ा के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट तक लाया गया है। और क्वाड 3 समिट में काफ़ी हद तक फोकस इस बात पर रहेगा कि अब तक जो हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले वक्त के लिए कोई फ्रेमवर्क दिखाया जाएगा। यानी कि पहले समीक्षा होगी और फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस चर्चा में बायोटेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक कई विषयों पर बात होगी। इसके अलावा और क्या अहम मुद्दे होंगे, ये समझने के लिए हमने बात की विदेशी मामलों की जानकार स्वस्ति राव से। सुनिए। चाइना को भले ही हम कहते हैं कि क्वाड जो है उसमें कोई मिलिट्री टीथ नहीं है, क्वाड जो है वो एशियन नेटो नहीं है, हिंदुस्तान मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंटली इस आर्गुमेंट को कहता रहा है। चाइना के लिए भी कहता रहा और रशिया के लिए भी कहता रहा, क्योंकि हम दोनों को ही इस तरह से मतलब बहुत एंटेगनाइज नहीं करना चाहते। हमारे अपने इश्यूज हैं उनके साथ, हमारी अपनी ट्रेड के इश्यूज हैं, हमारे अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना इस नाइविटी को हर बार बाय करता है। तो पॉइंट ये है कि इवन व्हेन वी डोंट से दैट इट इज एन मिलिट्री अलायंस और इट इज एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंपोनेंट, आई डू नॉट थिंक दैट चाइना रियली बाइज इनटू दैट नाइविटी एंड चाइना शुडंट। द पॉइंट इज दैट चाइना को भी पता है कि क्लोज डोर्स जो मीटिंग्स है क्वाड की कंट्रीज की, वो कहाँ, वो क्या होती है, उनमें क्या इंटेलिजेंस शेयर होती है, उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो मेंबर्स हैं वो कितनी बार मिलते हैं। भले ही वो क्वाड में ना मिले, लेकिन वही क्वाड कंट्रीज के जो अगर मेंबर्स हैं, अगर वो क्वाड के बाहर मिल रहे हैं तो बात तो वही हुई ना कि मतलब वो वही देश है जो क्वाड के बाहर इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं और वापस फिर क्वाड में आके वो सप्लाई चेन रेजिलियंस वगैरह की बातें कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। तो चाइना को ये बात पता है। मैं कहूंगी इसमें तथ्य कितना है आरोपों में, एक तरह से देखें तो ये आरोप कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो यूएस की है, ना केवल यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बल्कि यूके की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जर्मनी की, फ्रांस की, ईयू की, इन सब कंट्रीज की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो क्लियर तौर पे कहती है कि हम इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इलीगल प्रभुत्व का, जिस तरह से चाइना रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो और इन सारे देशों से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत इन सबकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में बड़ा सेंट्रल स्थान जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो उस लिहाज से अगर चाइना ये समझ रहा है तो चाइना की समझ में कोई गलती तो नहीं है। हाँ, बात यह है कि बात आ जाती है कितना रेटरिक उसमें है। और मतलब यही मैंने आपसे बोला कि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है क्वाड को लेकर, क्योंकि क्वाड को हम जब कहते हैं कि क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, क्वाड जो है वो एक ज्यादा बड़े लेवल पे, एक फ्लेक्सिबल लेवल पे ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल करने के लिए बनाया है, एक फ्यूचरिस्टिक अलायंस है एटसेट्रा। इसमें मतलब पूरी दुनिया का कल्याण है, क्योंकि वो किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। कुल मिलाकर क्वाड की कोशिश होगी कि अब तक जितनी चर्चाएं की जा चुकी हैं उसको मूर्त रूप दिया जा सके। हम जानते हैं कि चीन और अमेरिका में लंबे वक्त से शह और मात का खेल है। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम के लिए अमेरिका अब एशिया में नया इकोनॉमिक फोरम बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारत भी इस संगठन का हिस्सा बन चुका है। ये संगठन यानी IPEF 13 देशों का संगठन है जो एशिया में व्यापार के लिए करीबी साझेदार होंगे। इसमें अमेरिका, जापान और भारत के अलावा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। मकसद यही कि व्यापार के क्षेत्र में चीन के बढ़ते एकाधिकार को तोड़ा जा सके। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी लॉन्चिंग के दौरान क्या कहा।
भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ भारत ने एक अच्छे साझेदार के तौर पर अमेरिका की सुनी। बाइडेन ने इसकी लॉन्चिंग के पहले कहा था, अपने सहयोगियों और भागीदारों से अधिक की खरीद की जानी चाहिए, हमारी आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत किया जाए। बाइडेन की इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य भी यही समझ आता है कि वो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और एशिया में चीन की चुनौती को एक साथ संभाल सकें। जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव हिला दी है। यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयासों को दुनिया में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बयान बताता है कि जापान अमेरिका के प्रभाव में रूस पर मुखर हो चुका है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की कल सुबह होने वाली द्विपक्षीय बातचीत भी अहम हो जाती है। अमेरिका ने पहले भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत अब तक अपने निर्णय पर तटस्थ रहा। अमेरिका ने शुरू से खुलकर रूस के रवैये पर विरोध जताया, जबकि भारत ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया कि मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। रूस पर भारत भले ही ये सीधे तौर पर न कहे, लेकिन उसने यूक्रेन में युद्ध के जवाब में क्षेत्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को रेखांकित किया है, क्योंकि भारत को चीन से अपने क्षेत्रीय अखंडता के लिए स्थायी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। कि अब बाइडेन और मोदी की मुलाकात में जो बाइडेन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करे और भारत से एक बार फिर से अपने जो हमने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर पार्शियल बैन लगाया है उस पर पुनर्विचार करने की बात करें। लेकिन जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत ने अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। भारत का ये भी कहना है कि भारत ने जो बैन लगाया वो पार्शियल है, वो अपनी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रख के किया गया है और साथ ही भारत चाहता है कि इससे रेगुलेट किया जाए ताकि पूरे विश्व में वैसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि कुछ अमीर और गिने चुने देश दुनिया भर के फूड प्रोडक्ट्स और वीट अपने यहाँ लेके इकट्ठा कर ले और छोटे और गरीब देश जिन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है वो इससे जो है महरूम हो जाए। और भारत अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। भारत ने ये भी विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में अगर किसी देश को, पड़ोसी देश को या छोटे देश को अगर जेन्युइन ज़रूरत होगी तो भारत यथासंभव आगे बढ़ के भारत उसकी मदद करेगा। तो भारत की पोजीशन इस पर काफ़ी क्लियर है और मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी किस्म के दबाव में आके अपनी इस पॉलिसीज़ को में कोई बदलाव लाएगा। हाँ, अगर भारत के यहाँ उत्पादन अच्छा हो जाता है, जो इस बार शायद गर्मी की वजह से कुछ कमी आने की आशंका है, तो और ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि भारत के पास काफ़ी सरप्लस हो जाता है, तो डेफिनेटली भारत इसे इंटरनेशनल मार्केट में लाएगा। लेकिन अपने देश की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में ना रखते हुए अगर भारत सिर्फ कमर्शियल रीजंस की वजह से फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है तो ये बहुत ही गलत सुसाइडल पॉलिसी होगी। भारत के नेता इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात अहम बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में हाल में हुए चुनाव में स्कॉट मॉरिसन हार गए। 10 साल बाद वहां लेबर पार्टी की वापसी हुई। नए नवेले प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ होने वाली मुलाकात पर सबकी नज़र रहेगी। तो अब तक भारत और क्वाड के प्रति जो अपडेट हैं वो हमने आपको बताए। किन देशों से, किन राष्ट्राध्यक्षों से या प्रमुखों से बात होनी वो भी बताई। एक बात और जानिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, उनसे भी व्यापार और निवेश के अलावा
स्वच्छ ऊर्जा और पूर्वोत्तर में सहयोग के लिए आपसी चर्चा होने वाली है। कल होने वाली बैठकों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। कहा कि आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। वही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, इन सब से मानवता को बचाने के लिए मददगार है। ये तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, बाकी बात आप उनके मुंह से ही सुनिए। आजादी का ये अमृतकाल भारत की समृद्धि का, संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। इसके बाद दौरे का दूसरा दिन यानी 24 मई की तारीख भी काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बैठकें इसी दिन होंगी। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लल्लन टॉप शो में भी और दुनियादारी में भी और मास्टर क्लास में भी। मास्टर क्लास लल्लन टॉप की एक नई पेशकश है जो शनिवार के दिन रिलीज़ की जाती है। इसमें एक अहम इंटरनेशनल मसले पर, अंतर्राष्ट्रीय मसले पर विद्वान के साथ विस्तार से बात होती है, ताकि हमारी और आपकी समझ में इजाफा हो। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पे खत्म होता है। शो में आखिरी में कू की राय होती है। सोशल मीडिया ऐप पर हमने सवाल पूछा कि क्या बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। हाँ कहने वाले थे 74%, नहीं कहने वाले 26%। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।